बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.3 आज स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 3.3 में आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। 3x3 का डिटर्मिनेंट हमने कैसे फाइंड करना है, आज आपको मैं ये सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, या उससे पहले मैं दो छोटी सी चीज़ें समझाता हूँ। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन उससे सीखते हैं हम। डिटर्मिनेंट को समझने के लिए आपको सबसे पहले देखें, मैंने एक मैट्रिक्स ए लिख दिया। इस मैट्रिक्स ए का अगर हमने डिटर्मिनेंट लेना हो तो डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं। जब हम डिटर्मिनेंट ले रहे हो तो डिटर्मिनेंट जब भी हम लेते हैं तो हम किसी एक रो या किसी कॉलम के लिहाज से लेते हैं। ये जो मैंने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन लिखी है, ये मैंने विद रिस्पेक्ट टू रो 1 लिखी है। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है, अगर मैं रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड कर रहा हूँ तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला एलिमेंट यानी कि जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो लिखनी है, साथ में उसका कोफैक्टर, फिर प्लस सेकंड वाली वैल्यू लिखनी है और उसका साथ कोफैक्टर, फिर आपने थर्ड वाली वैल्यू लिखनी है और साथ में उसका कोफैक्टर। यानी कि जिस रो से आप एक्सपेंड कर रहे हैं वो उसके तीनों एलिमेंट आएंगे बारी बारी और उनके कोफैक्टर्स हमारे पास आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है कोफैक्टर एलिमेंट, ये A11 तो हमारे पास ये A11 यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा यानी कि जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे आएगा। A12 की जगह यहाँ पे जो नंबर होगा वो आएगा। A13 की जगह यहाँ पे जो नंबर होगा वो आएगा। A11 यानी कि कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर हमारे पास लिखते हैं उसका जनरल फार्मूला AIJ होता है, यानी कि -1 की पावर I प्लस J होता है और MIJ हम लिखते हैं इसको। ये हमारे पास कोफैक्टर का हमारे पास फार्मूला है। अब इस कोफैक्टर में A11 का अगर मैं लिखूं, I स्टैंड फॉर रो, J स्टैंड फॉर कॉलम, यानी कि A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि मुझे इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है मुझे इसका कोफैक्टर चाहिए। तो I और J की जगह आपने 1 लिखना है। A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, तो -1 की पावर 1 + 1 और M की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमारे पास 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनर यानी कि माइनर हमारे पास क्या होता है कि जिस एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालें उस रो उस कॉलम को आप छोड़ दें, पीछे जो 4 वैल्यूज रह जाती है उसका जो डिटर्मिनेंट हम लेते हैं उसको हम माइनर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, माइनर, वो हमारे पास माइनर होगा। अब हमें सिंपली यहाँ पे क्योंकि इवन नंबर आ गया ऊपर, 2 इवन नंबर अंदर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे +1 लिख देंगे और इसको डिटर्मिनेंट लेते हैं सिंपल। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, A2 को मल्टीप्लाई करना है A33 से, बीच में माइनस फार्मूले का डिटर्मिनेंट में, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। A32 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, A23 से, तो हमारा जो A11 है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर इस तरह समझेंगे तो हमें थोड़ा बहुत मुश्किल लगेगा, अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन में करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन मैं एक चीज़ और भी आपको सिखाता हूँ। खास तौर पे हमारे बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसके साथ प्लस आता है, दूसरे वाले के साथ माइनस आता है, तीसरे वाला फिर प्लस आता है, वो क्या चक्कर होता है। यहाँ पे देखें हमने जब A11 निकालना है तो हमारे पास ये फर्स्ट वाली वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इसके साथ हम हमेशा क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं पहली वैल्यू के साथ। जब मैं A12 निकालूंगा तो इसमें क्या होगा, I की जगह 1, J की जगह 2, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर -1 की पावर 1 + 2 और साथ में M12 आ जाएगा। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 + 2 हमारे पास क्या होता है, 3 हो जाता है। तो 3 हमारे पास ऑड वैल्यू है, तो अंदर अगर पावर में ऑड तो अंदर माइनस क्या रहेगा, आपका माइनस ही रहेगा। इसलिए हमारे पास जो सेकंड वाली वैल्यू होती है इसके साथ यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो थर्ड वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 और 3, 1 + 3 करेंगे 4 होता है। 4 इवन पावर होगी, जब इवन होगी तो अंदर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 3.3 हमारे पास एक सिंपल है क्वेश्चन है, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट आपको पहले मैंने कहा था कि किसी रो या किसी कॉलम के हिसाब से आपने एक्सपेंड करना है, तो मैं कह रहा हूँ एक्सपेंशन के थ्रू, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू रो 1, यानी कि इस फर्स्ट रो के थ्रू हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाली वैल्यू 5 आ जाएगा और इसका अपने मायने यानी कि इस रो इस कॉलम को छोड़ दे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, -1 3 -3 और 1 और 2 ये लिख देना है। फिर डिटर्मिनेंट में सेकंड वैल्यू के साथ माइनस आता है, अभी मैंने स्टोरी समझाई थी। फिर सेकंड वैल्यू लिखेंगे, सेकंड वैल्यू हमारे -2 है और सेकंड वैल्यू को जब हम लिख रहे हैं तो इस रो इस कॉलम को आपने छोड़ देना है, तो क्या रह जाएगा, 3 -3 और ये -2 रह जाएगा। फिर थर्ड वाली वैल्यू लिखनी है, थर्ड वैल्यू यहाँ पे प्लस आता है लेकिन थर्ड वैल्यू हमारे पास -4 है और इसको आपने क्या करना है, जब थर्ड वैल्यू देख रहे हैं जिस वैल्यू को देख रहे हैं उस रो इस कॉलम को छोड़ देना है, तो क्या आएगा, 3 -1 -2 1 आ जाएगा। 3 -1 -2 1 आ जाएगा। बस आपने इसको सॉल्व करना है, आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा।
ये फर्स्ट वैल्यू 5 ऐसी है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे, बीच में माइनस, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 आएगा, बीच में -1 मल्टीप्लाई -3 आएगा, बीच में माइनस था तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, इसको इससे करना है 3 2 और 6 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 इधर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस माइनस -4 आ जाएगा, 3 1 3, डिटर्मिनेंट का माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा हमारे पास। तो इनको आपने सॉल्व करना है, 3 में से 2 निकालेंगे 1 आ जाएगा, 6 में से 6 गया 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा, 5 1 5, 2 0 0 और 4 1 4, तो 5 - 4 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो ये 1 हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। इसको मैं करता हूँ एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू रो 1 करता हूँ, ठीक है। ये देखें हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू, जब फर्स्ट वाली वैल्यू लिखी हमने तो इस रो इस कॉलम को छोड़ देना है, ये जो 4 वैल्यूज रह जाती हैं ये लिखनी है आपने, यानी कि -1 1 और 1 -2, ये आपने 4 वैल्यूज लिख दी। फिर सेकंड वैल्यू के साथ माइनस आता है, वो लिख देनी सेकंड वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू देख रहे हैं तो इस रो इस कॉलम के एलिमेंट छोड़ देने हैं, तो ये 4 वैल्यूज आपने लिखनी है, 3 -2 और 1 -2 आ जाएगा। तो जब इस तीसरी वाली वैल्यू को देख रहे हैं तो आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है तीसरी, और इसके रो और कॉलम, यानी कि जिस रो में ये देखो ये रो और ये कॉलम आपने छोड़ देना है, तो क्या रह जाएगा हमारे पास 3 -1 -2 और 1, 3 -1 -2 और 1। अब आपने डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2, बीच में फार्मूले का माइनस, 1 1 1, फिर -2 आएगा, 3 2 -6 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, लेकिन फार्मूले का बीच में माइनस, तो माइनस माइनस +2 आ जाएगा, ये -3 ऐसे रहेगा, 3 1 3 आ जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 2 1 2 आ जाएगा। बस इनको आपने प्लस माइनस करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5, 2 4 8, 3 1 3, 5 में से 3 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 + 5 तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करते हैं, जो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। एक्सपेंड आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू रो 1। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू आएगी, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास a + l है, इसके साथ क्या आएगी, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो ये 4 वैल्यूज आएंगी, a + l, a -l और a + l, ये 4 वैल्यूज हमारे पास आ गई। फिर आपने सेकंड वैल्यू लिखनी होती है, ये सेकंड वैल्यू आपने लिखी, इसके साथ आपने 4 वैल्यूज़ लिखनी है, इस रो इस कॉलम छोड़ दें, a -l और a -l और a + l, ये आ जाएगी 4 वैल्यू। फिर लास्ट वाली वैल्यू हम लिखनी है, यानी कि +a लिखना है, और a के साथ 4 वैल्यूज लिखनी है, यानी कि जिस a को देख रहे हैं इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, a + l और a -l और a रह जाएगा हमारे पास। अब सिंपल हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। 2 क्रॉस 2 का जो डिटर्मिनेंट हम ले रहे होते हैं बेसिकली, उसका ये फार्मूला भी चल रहा होता है 2 क्रॉस 2, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगा देना है, और c को b से करना है, ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट होता है। तो बेसिकली यही फार्मूला हमने आगे अप्लाई करना है। ये a + l, यहाँ पे अपने ब्रैकेट का बहुत खास ख्याल रखना है, ये a + l, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, a + l को a + l से करेंगे तो a + l का होल स्क्वायर, बीच में डिटर्मिनेंट का माइनस, और a को मल्टीप्लाई करना है a - l से। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस, और इसको इससे करना है। सेम एज इट इज़ हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, -a - l, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, a मल्टीप्लाई होगा a + l के साथ, बीच में माइनस, और a - l से मल्टीप्लाई के a - l का होल स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड हमारे पास क्या है, ये +a है, और आपने क्या करना है, a मल्टीप्लाई बाय a करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस, और a + l को a यानी कि a - l और a + l, a - b और a + b फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर का। अब यहाँ पे ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि हमारे पास ये फर्स्ट वाली वैल्यू है, ये हमारी सेकंड वाली वैल्यू है, ये हमारी थर्ड वाली वैल्यू, तो ब्रैकेट का खास ख्याल रखना है। अभी मैंने क्या करना है, ये a + l ऐसे ही रहेगा, इसका फार्मूला ओपन करूँगा और इस a को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, इनको मल्टीप्लाई करूँगा, इसका फार्मूला ओपन करूँगा और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा। हमने क्या किया, पहले वाले का फार्मूला ओपन कर दिया, इसका भी फार्मूला ओपन कर दिया, और इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, a + l, यहाँ पर देखो प्लस माइनस हो रहेंगे, +a² - a² कैंसिल, क्या रह जाएगा, l² रह जाएगा, और ये 2al और al प्लस होकर 3al आ जाएगा, -a - l एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे खुद देखेंगे ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, a² + al, माइनस अंदर साइन करेगा, -a² - l² + 2al आ जाएगा,
और ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल क्या रह जाएगा, ए इंटू एल स्क्वायर रह जाएगा। ब्रैकेट्स का भी मैं बहुत खास ख्याल रख रहा हूँ, ए प्लस एल इंटू एल स्क्वायर प्लस 3al ये रह गया हमारे पास, माइनस ए माइनस एल इंटू प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए एल प्लस 2l 3al माइनस एल स्क्वायर रह जाएगा, और ये ए अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ए एल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, पहले इस ए को इस ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर एल को अंदर मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, सेम एज इट इज़ ए को अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस एल को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एल स्क्वायर प्लस 3al के साथ, और फिर प्लस एल मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एल स्क्वायर प्लस 3al के साथ। सेम एज इट इज़ हमारे पास क्या होगा, ये माइनस ए है, माइनस ए मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3al माइनस एल स्क्वायर के साथ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई होगा 3al माइनस एल स्क्वायर के साथ, और प्लस ए एल स्क्वायर एंड पे ऐसे रहेगा। बस मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस माइनस करना, हमारा आंसर आ जाएगा। ए मल्टीप्लाई करूँगा तो ए एल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एल हो जाएगा, एल अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एल क्यूब प्लस 3al स्क्वायर हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई करूँगा 3a स्क्वायर एल हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई करेंगे ए एल स्क्वायर हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई करेंगे 3al स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एल क्यूब हो जाएगा प्लस ए एल स्क्वायर एंड पे ऐसे रहेगा। अब हमने क्या करनी है, सिंपल कटिंग करनी है और अपना फाइनल आंसर लिख देना है। देखते हैं, ये एल क्यूब कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये भी ए एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर, इनको ऐड करते हैं, 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, तो 9al स्क्वायर आपका फाइनल आंसर है। बेशक आप बुक में चेक कर लें। अब हमारे पास मैं सिंपल से रूल बता रहा हूँ, हमारे पास देखें, हमारे पास कोई भी हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, अगर हम रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड करते हैं तो को फैक्टर हम ये बताते हैं कि ये प्लस, ये माइनस और ये वाली प्लस। फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ये प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस होता है। अगर इधर जाएंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस और ये साथ माइनस आएगा, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। यानी कि जो हम एक्सपेंड करते हैं, यानी कि हम कहते हैं ना कि ये पहली वाली वैल्यू के साथ क्या आएगा, इधर प्लस आएगा, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, तीसरी के साथ क्या आएगा, प्लस, अगर रो 1 के हिसाब से करते हैं। इसी तरह रो 2 के लिहाज से अगर एक्सपेंड करेंगे तो रो 2 के साथ पहले वाले के साथ माइनस आएगा, दूसरे वाले के साथ प्लस आएगा, तीसरे वाले के साथ माइनस आएगा। इसलिए आपने साइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये सीख लिया कि हम किस तरह डिटर्मिनेंट ले सकते हैं विद एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, विदाउट एक्सपेंशन इन एक्सपेंड किए बगैर अपने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो विदाउट एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, तो सबसे पहले जाके वो रूल्स हम पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर विदाउट एक्सपेंशन हमारे पास क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ए का डिटर्मिनेंट लें या ए का ट्रांसपोज है उसका डिटर्मिनेंट लें तो डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए डिटर्मिनेंट हमेशा किसकी इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो 2x2 3x3 जिसके रो और कॉलम इक्वल हो, 2 रोज़ और 2 कॉलम आर इंटरचेंज, अगर हम रोज़ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो हमारे डिटर्मिनेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो याद रखना, जब भी हम आपस में रोज़ या कॉलम को चेंज करेंगे तो हमारे डिटर्मिनेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ माइनस का फ़र्क पड़ेगा। थर्ड रूल, इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज और 2 आइडेंटिकल कॉलम देन द डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। याद रखना, अगर कोई भी मैट्रिक्स और हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं और हमें 2 रो सेम नज़र आ जाए या 2 कॉलम सेम नज़र आ जाए तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा विदाउट एक्सपेंशन। डायरेक्ट हम ये रूल्स यूज़ करते हुए इसको डिटर्मिनेंट को 0 लिख देंगे। रूल नंबर 4, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0, अगर हमारे पास कोई भी रो, कोई एक रो या कोई एक कॉलम जिसके तमाम एलिमेंट अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी हमारा डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो आगे मैं जितने भी सवाल आपको कराऊंगा विदाउट एक्सपेंशन वाले, उन सब में मैं इन रूल्स की बात करूँगा। रूल नंबर 5, if the entry of a row or a column in a matrix A are multiplied by a constant number k, then the determinant of the resulting number is ka। यहाँ पे बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल ये पूछते हैं कि सर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क है, यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो याद रखना, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर, सर कांस्टेंट नंबर के, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो जब हम मैट्रिक्स में कोई नंबर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं वो पूरे मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा, जितने भी नंबर है ना सबसे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में जब हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं या कोई चीज़ हमने कॉमन लेनी है तो किसी रो या किसी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा या किसी रो या किसी कॉलम में से कॉमन लेंगे। वो जो हम के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर के लिखा हुआ है वो के किसी रो के साथ मल्टीप्लाई होगा या किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरे डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसी तरह जब हम मैट्रिक्स में कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो पूरे मैट्रिक्स में कोई चीज़ कॉमन आ रही तो कॉमन लेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, अगर किसी एक रो से कोई चीज़ कॉमन आ रही है आप ले लें,
किसी कॉलम में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है आप ले लें, लेकिन पूरे डिटर्मिनेंट में से लाजमी नहीं कि कॉमन हो तो कॉमन लें। तो ये रूल्स का आप बहुत खास रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ ईच एंट्री ऑफ अ रो ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ टू टर्म देन इट डिटर्मिनेंट कैन बी रिटर्न इन द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। ये बहुत मज़े की बात है कि देखिए हमारे पास ये बी में डिटर्मिनेंट है एक, इसमें हमारे पास जो कॉलम 1 है ये सम की फॉर्म में लिखा हुआ है, कॉलम 2 और कॉलम 3 सिंपल है। अगर सम की फॉर्म में आ जाए तो डिटर्मिनेंट हमें ये कहता है ये जो पहला वाला कॉलम है इसके साथ इन दोनों को लिख लें, और फिर जो दूसरा वाला है इनके साथ इन दोनों को लिख दें, तो आप इन सम की फॉर्म में इनको लिख सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी भी हम जाके यूज़ करेंगे आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, if to each entry of a row or column of a square matrix A is added a non-zero multiple of the corresponding entry of another row, then the determines the resultant। अगर हम क्या करते हैं, एक रो को दूसरी रो के साथ ऐड करते हैं या किसी भी कोई एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, हमारे ये बहुत ज़्यादा क्या आएंगे, काम आएंगे। रूल नंबर 8 में कहते हैं इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ अ ट्रायंगुलर फॉर्म, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको बताऊंगा, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स मेन डायगोनल। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसमें हमें ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका जो डायगोनल, मेन डायगोनल पे जो नंबर होंगे अगर उन सबको हम मल्टीप्लाई करें और फिर उसका डिटर्मिनेंट लें, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हमारे पास मेन डायगोनल पे जो नंबर है, अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स आएगा, मैं सिर्फ उनका डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा, मैं वहाँ पे उसको एक्सपेंड नहीं करूंगा, मैं प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज़ करूंगा वहाँ पे। पर क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट कराने लगा हूँ, इसमें क्या लिखा है, विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंड किए बगैर आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड क्या लेके आनी है, 0 लेके आनी है। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, या आप क्या करें, इसमें कोई रो 0 कर दें या कॉलम 0 कर दें, या आपने क्या करना है, किसी दो रो या कॉलम को अपने सेम लेके आना है। तो ये रूल नंबर हमारे पास 3 था, मैं वो यूज़ करूँगा इसमें बहुत ज़्यादा, किसी दो रो या किसी दो कॉलम को मैं सेम करना चाहूँगा। तो यहाँ पे किसी दो रो या किसी कॉलम को सेम करने के लिए हमारे पास क्या है, आपने थोड़ा सा बहुत दिमाग लड़ाना है, और किसी भी कॉलम और किसी भी रोज़ को आपस में प्लस माइनस करेंगे। मैंने पहले बता दिया कि रोज़ और कॉलम को आपस में प्लस माइनस करने से डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं रोज़ और कॉलम को आपस में प्लस माइनस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉपर्टी अपने यूज़ करने लगा हूँ कि अगर मैं C3 में से ना C2 को माइनस करता हूँ, इस C3 का मतलब कॉलम 3 है, C2 का मतलब कॉलम 2 है, अगर मैं पूरे कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस करूँ, यानी कि ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 2 है, मैं माइनस कर रहा हूँ, 8 में से 7 माइनस करूँ क्या आएगा 1, 5 में से 4 माइनस करो तो 1, 4 में से 3 माइनस करूँगा तो क्या आएगा 1। सेकेंडली मैं एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, C2 माइनस C1, मैं C2 में से C1 को माइनस कर रहा हूँ, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को, 7 में से 6 माइनस करो क्या आएगा 1, 4 में से 3 माइनस करो 1, 3 में से 2 माइनस करो क्या आएगा 1। तो अगर मैं अब देखूँ इस कॉलम को, इसका डिटर्मिनेंट, अब हमारे पास जो दो कॉलम है इसके सेम आ गए। तो मैंने पहले कहा था अगर दो कॉलम या दो रो सेम आ जाए तो डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा C2 एंड C3 आर सेम, दो कॉलम हमारे पास सेम हो गए तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह आपने थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लड़ाना है, आपने कोई भी कॉलम या कोई रो आपने आपस में सेम करने हैं। एक और क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं। ये सिंपल है क्वेश्चन, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसमें भी हमने क्या करना है, विदाउट एक्सपेंशन इसको सॉल्व करके 0 लेके आना है। तो इस पर आपने थोड़ा बहुत सोचना है, इस पर हमारे पास क्या है, आपने थोड़ी बहुत टेक्निक्स अपनी लगानी है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कॉलम 3 और कॉलम 2 को ऐड कर रहा हूँ, कॉलम 3 और कॉलम 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ। इन दोनों को अगर हम ऐड करें, 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 2, 1 प्लस 0 करूँगा तो 1, माइनस 3 प्लस 5 करूँगा तो क्या आएगा 2। मैंने क्यों ऐसा किया है, अपने कॉलम 1 को देखते हुए, मेरे कॉलम 1 क्या आ रहा है 2 1 2, कॉलम 3 मेरा क्या आ गया 2 1 2, तो मेरा कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या आ गया सेम आ गया, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा 0। यहाँ पर अपनी टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी और कॉलम किसी भी रोज़ को आप इक्वल लेके आ सकते हैं, लाजमी नहीं जिस तरह मैं करूँ अभी उसी तरह ही करें। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, प्रॉपर्टीज अप्लाई करके राइट हैंड साइड लेके आनी है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पहले से लिखी भी है, क्या करना है, मैं इसमें भी वही प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में यूज़ की है, क्योंकि मुझे सेम वही क्वेश्चन ये लग रहा है। C3 में से C2 को माइनस करूँगा, C2 में से C1 को माइनस करूँगा, 3 में से 2 माइनस करूँगा तो क्या आएगा 1, 6 में से 5 माइनस करूँगा 1, 9 में से 8 माइनस करूँगा 1, 2 में से 1 माइनस करूँगा 1, 5 में से 4 माइनस करूँगा 1, 8 में से 7 माइनस करूँगा 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा C2 और C3 हमारे पास क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका 0 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमने नहीं करना। एक बहुत ही यहाँ पे अजीब सा सवाल डाला हुआ है, बहुत ही लेंथी सवाल है, पेपर में कभी भी नहीं है, तो इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें भी आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड लेके आनी है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली अपनी राइट हैंड साइड लाने के लिए। अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड मुझे नज़र आ रहा है, इसमें मुझे बाहर क्या नज़र आ रहा है, 3 9 नज़र आ रहा है। तो मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके किसी तरह बाहर 9 लेके आना। अगर बाहर 9 आ जाएगा तो अंदर वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी राइट हैंड साइड वाली। तो मुझे किसी तरह जो है ना 9 लेके आना है। तो 9 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने रो या कॉलम में से देखें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 देखें, सब 3 के टेबल है। कौन सा टेबल है, 3। तो मैं कॉलम 2 में से 3 कॉमन ले रहा हूँ। कॉलम 2 में से जब कॉमन लूँगा तो ये 2 3 2 हमारे पास ऐसे ही आएगा, सेम आएगा। इसका 3 के डबल 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 3 5 ज़ार 15। कॉलम 2 पे मैंने 3 के डबल पढ़ा, यानी कि 2 3 मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद अगर हम देखें अपने रो टू में देखें, ये सब 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 अगर हम कॉमन ले लें, 3 में कॉमन लूँगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 1 0 ऐसे ही रहेगा। 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। और ये 2 5 1 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। तो ये 3 3 ज़ार क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये हमारे पास 2 1 0 1 1 2 2 5 1, ये हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है, हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसमें भी हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और अपनी राइट हैंड साइड ले के आनी है। यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एल स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3a + l। क्या लिखा हुआ है, एल स्क्वायर और 3a + l। यहाँ पे क्या करूँगा, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू जिसका राइट हैंड साइड में कोई ब्रैकेट नज़र आ रही है, सबसे पहले मुझे ब्रैकेट वाली वैल्यू चाहिए। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3a + l लिखा हुआ है। तो क्या करें, ए यानी कि इनको प्लस करूँगा तो 3a और ये l आ जाएगा। प्लस करूँगा a 3a और साथ में l है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब कॉलम्स को ऐड कर रहा हूँ, C1 C2 C3 3 सब कॉलम्स को मैं ऐड कर रहा हूँ। और जो कॉलम हम सबसे पहले लिखेंगे रिजल्ट उसके अंदर लिखना है। जब मैं इन तीनों कॉलम को ऐड करूँगा ए तो आंसर क्या आएगा, 3a + l। इनको ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 3a + l। और इनको ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 3a + l आ जाएगा। और ये वाली वैल्यूज़ आपने एज इट इज़ लिख देनी है। अब यहाँ से हमने 3a + l क्योंकि हमें चाहिए, कॉमन आ रहा है, हम डिटर्मिनेंट में किसी एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। तो हम 3a + l अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 3a + l अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। a + l a और a + l हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, एक्सपेंड कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन एक स्टेप यहाँ पर अगर हम और कर दें, इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 कर दें। ये काम आप लोगों ने लाजमी सीखना है क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। हम फर्स्ट रो की मदद से इन दोनों को क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। कैसे हम 0 करेंगे, उसके लिए मैं आपको रूल बता रहा हूँ। हम किसी भी रोज़ को आपस में प्लस और माइनस कर सकते हैं। अगर मैं रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दूँ, रो 2 में से रो 1 को मैं क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ। देखिए रो 1 हमारे पास ये लिखी हुई है, और रो 2 यानी कि माइनस करना है रो 2 में से रो 1 को। ये देखें 1 - 1 क्या आएगा, 0। a + l में से a निकाल दें तो क्या रह जाएगा, l। और a में से a माइनस करें क्या आ जाएगा, 0। फिर आपने रो 3 में से रो 1 को माइनस करना है। 1 में से 1 माइनस करें 0, a में से a माइनस करें 0, और a + l में से a निकाल दें तो क्या रह जाएगा, l रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 8 में यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ये देखें हमारे पास डायगोनल पे नंबर आ रहे हैं और नीचे वाली वैल्यू सारी वैल्यू 0 आ रही हैं। इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। इस पर अगर हम डायगोनल वाले नंबर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा, या आप इसको एक्सपेंड कर लें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्योंकि मुझे आती है, मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है, 1 × l × l। इसको यूज़ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर 1 × l × l स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा l स्क्वायर ब्रैकेट में 3a + l। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लाजमी कीजिएगा इसको। हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका पार्ट 4 है। इसके मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, सॉल्व करके हमने राइट हैंड साइड लेके आनी है।